हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था गॉस की प्रमेय क्या है। आज हम लोग गॉस की प्रमेय की सहायता से विभिन्न स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि गॉस की प्रमेय अपने आप में एक बहुत ही प्रभावशाली प्रमेय है और इसकी सहायता से हम लोग विभिन्न स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत आसानी से ज्ञात कर पाते हैं। तो गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग, इसमें जो पहला एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि किसी अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए इसको नोट कर लेते हैं। अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोगों को करना क्या है, चलिए डायग्राम से समझते हैं। मान लिया कि हमारे पास एक तार है ऐसे, ये एक हमारे पास तार है, सीधा तार है और इसकी लंबाई कैसी है, इनफाइनाइट, यानी बहुत लंबा है ये, और इस पे चार्ज है, ये आवेशित है। ये थोड़ा मुझे और चौड़ा बनाना चाहिए था, चलिए बना लेते हैं। ये एक तार है और इस पे कुछ चार्ज है, ये आवेशित है यहाँ पे, और हमें इस आवेशित तार के कारण इससे थोड़ी दूरी पर, मान लीजिए r डिस्टेंस पे, यहाँ पे कोई पॉइंट P है जिसपे हम ज्ञात करना चाहते हैं कि इस तार AB पर जो चार्ज है उसने यहाँ कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न की है, ये हम निकालना चाहते हैं। तो इसके लिए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, यहां से एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। अब देखिए, गॉसियन पृष्ठ खींचते समय हम क्या ध्यान में रखते हैं, ये ध्यान में रखते हैं कि जो हमारा पॉइंट है जहां हम ज्ञात करना चाहते हैं वहां से गॉसियन पृष्ठ जरूर गुजरना चाहिए। दूसरा, जो पृष्ठ हम ले रहे हैं उसको सममित होना जरूरी है, सममित होगा तभी उस पृष्ठ पर अधिकतर स्थानों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान रह पाएगी। तो इन दो बातों का हम ध्यान रखते हैं। तो ओवरऑल एक गॉसियन पृष्ठ हम यहाँ खींच रहे हैं। तो यहाँ पे कैसा गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे हम, एक बेलन के आकार का। तो ये हमारा एक गॉसियन सरफेस हो गया इस स्थिति के लिए, एक बेलन जिसकी त्रिज्या कितनी हुई, देखिए जितनी ये डिस्टेंस थी r। तो ये हमने यहाँ पे गॉसियन पृष्ठ खींच लिया और इस गॉसियन पृष्ठ पे ही ये हमारा पॉइंट P स्थित है। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ले लेते हैं, क्षेत्रफल अवयव का नाम dA रख लिया, और पॉइंट P जो है वो हमारा उस dA पर स्थित है। यहाँ पॉइंट P है जो कि हमारा dA पर ही स्थित है। ये क्षेत्रफल अवयव हो गया, इसका नाम क्या हो गया, dA। अब जैसा कि आप जानते हैं क्षेत्रफल अवयव की जो दिशा होती है वो कहाँ होती है, क्षेत्रफल के लंबवत होती है। तो वेक्टर dA की डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसे, इस डायरेक्शन में होगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, ये जो हम लोगों ने गॉसियन पृष्ठ लिया है इसको आप समझिए, इसमें दो तरह के पृष्ठ हैं। एक तो ये घुमावदार पृष्ठ यानी वक्र पृष्ठ, और साथ ही साथ दो समतल पृष्ठ हैं, एक नीचे और एक ऊपर। समझ गए, एक इसका जो घूमा हुआ पृष्ठ है यानी वक्र पृष्ठ है, और दूसरा ऊपर और नीचे इसका कैसा पृष्ठ होगा, समतल पृष्ठ होगा। अच्छा, ये आवेश जो है ये वितरित है ऊपर से लेकर नीचे तक, चूंकि ये बेलन से ढक गया है इसलिए दिख नहीं रहा है, तो इसलिए बनाया नहीं गया। आवेश पूरे इस पूरी की पूरी क्षण पे, और हम ये मान रहे हैं कि इस क्षण पे जो कुल आवेश है उसकी मात्रा कितनी है, स्मॉल q है, और इस क्षण की लंबाई कितनी है, वो है स्मॉल l। ठीक, कंसिडरेशन में इसको रखिए कि क्षण पर कुल आवेश की मात्रा स्मॉल q है और क्षण की लंबाई कितनी है, स्मॉल l है। तो हम लोगों ने एक गॉसियन सरफेस लिया, किसके आकार का, बेलन के आकार का। अब इसमें दो तरह के पृष्ठ हैं, एक घूमा हुआ पृष्ठ यानी वक्र पृष्ठ है, और दूसरा क्या है, दो समतल पृष्ठ हैं इसके, एक नीचे और एक ऊपर। ठीक, अब समझिएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे जो प्लस चार्ज है ना, प्लस चार्ज, इसके नाते जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो किधर होगी, वैसे बाहर की ओर होगी, त्रिज्यतः बाहर की ओर होगी। तो यहाँ पे यानी वक्र पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर अगर आप वैद्युत क्षेत्र की दिशा को लेंगे तो वैसे बाहर, त्रिज्यतः बाहर की ओर निकला हुआ होगा। ठीक, तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी यही होगी, इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपका क्षेत्रफल वेक्टर है उसी डायरेक्शन में क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होगी।
लेकिन यहाँ समतल पृष्ठ पे अगर यहाँ पे हम एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव डीए लें तो डीए की डायरेक्शन ऐसे ऊपर की तरफ होगी और यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई की डायरेक्शन किधर होगी, इसी डायरेक्शन में होगी, बाहर की तरफ। तो वक्र पृष्ठ पर क्षेत्रफल ई, क्षेत्रफल डीए और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई दोनों समांतर दिशाओं में है या एक ही डायरेक्शन में है। लेकिन समतल पृष्ठ पर, बेलन के समतल पृष्ठ पर क्षेत्रफल वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों कैसे हैं, लंबवत हैं। इसको आप याद रखिए। ठीक, हम लोगों को करना क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे ज्ञात करनी है। किसकी सहायता से ज्ञात करनी है, गॉस के प्रमेय की सहायता से ज्ञात करनी है। तो हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे समझिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकालते हैं कि यहाँ पे जो वैद्युत फ्लक्स है वो कितना होगा। ठीक, तो वैद्युत फ्लक्स निकालिए। तो फ्लक्स कहां कहां से गुजरेगा, तो दो जगहों से। एक तो ये वक्र वाला जो पृष्ठ है वहां से बल रेखाएं गुजरेंगी, दूसरा ये जो दो समतल पृष्ठ आपको दिख रहे हैं यहां से भी गुजरेंगी। तो दोनों का अलग अलग ज्ञात करते हैं। देखिए, तो वक्र पृष्ठ के लिए देखिए, वक्र पृष्ठ के लिए, वक्र पृष्ठ के लिए जो फ्लक्स हो फाई ई, फाई का फॉर्मूला क्या है, एक हम लोगों ने छोटा सा यहाँ लिया हुआ है ना, छोटा सा डी ए, तो डी फाई छोटा सा फ्लक्स उस क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला कितना होगा, डी फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए। ठीक, ये अदिश गुणन है। अदिश गुणन को हम क्या लिखते हैं, ई डी ए कॉस थीटा। थीटा यहाँ कितना है, हम लोगों ने डिस्कस किया कि ई और डी ए दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना हो गया, 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है, 1। तो क्या हो जाएगा, फाई डी ई इज इक्वल टू ई डॉट डी। ये क्या है, ये इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव जो कि बेलन के वक्र पृष्ठ पर स्थित है उससे होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान है। ठीक, अच्छा, अब अगर पूछ दिया जाए आपसे कि यहां से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो कुल वैद्युत फ्लक्स होगा फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ओवर ए ई डी ए। यही फॉर्मूला है। अच्छा, ई डी ए मैंने क्यों लिया यहाँ पे, क्योंकि कॉस 0 रख लिया गया है, ये वैल्यू आ गई। ठीक, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए लिखते तो फिर डी ए कॉस थीटा फिर हम लिखते। तो यहाँ से आप ई को बाहर कर लीजिए क्योंकि वैद्युत क्षेत्र एक समान है, इंटू डी ए। डी ए क्या है, एरिया का इंटीग्रेशन किया जा रहा है। डी ए क्या है, छोटा सा एरिया है, और यहाँ इंटीग्रल ओवर ए यानी जिस पृष्ठ पर ये स्थित है उस पृष्ठ के संपूर्ण क्षेत्रफल के अनुरूप इसका हम क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं। तो ये कहाँ स्थित है, वक्र पृष्ठ पे। डी ए कहाँ स्थित है, बेलन के वक्र पृष्ठ पे। बेलन का पूरा वक्र पृष्ठ होता कितना है, कितना होता है बताइए, 2 पाई आर एल। तो फाई ई की वैल्यू हो गई ई इंटू 2 पाई आर एल। ठीक, अब आइए देखते हैं समतल पृष्ठ के लिए। समतल पृष्ठ के लिए, समतल पृष्ठ कहाँ है, देखिए दो जगह पे समतल पृष्ठ, एक ये ऊपर वाला समतल पृष्ठ है और एक ये नीचे वाला। तो समतल पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स होगा कितना, तो किसी एक का लेके हम निकाल देते हैं और फिर उसका दोगुना कर देंगे, तो दोनों पृष्ठों से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो हमको ज्ञात हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, देखिए समतल पृष्ठ के लिए मान लीजिए डी फाई ई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सिमिलरली लिखेंगे वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए। अब यहां पे समझिए वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी को लिखेंगे ई डी ए कॉस थीटा। थीटा यहाँ कितना है, तो हम लोगों ने अभी समझा डी ए और ई के बीच का कोण कितना है, 90 अंश। तो यहाँ 90 रखिए, काश 90 का मान कितना होता है, कितना होता है, 0। तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या हो गई, 0। यानी समतल पृष्ठ से कोई भी चुंबकीय फ्लक्स नहीं गुजरता। तो जैसे कि ऊपर समतल पृष्ठ से कोई भी चुंबकीय फ्लक्स नहीं गुजरता, वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरता, वैसे ही नीचे वाले से भी कोई भी वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। और कई बार मैंने वैद्युत फ्लक्स की जगह चुंबकीय फ्लक्स बोला है, लेकिन इस चैप्टर में मेरा मतलब वैद्युत फ्लक्स ही है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ समतल पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या हो गया, 0। तो हम क्या कहेंगे, गॉसियन पृष्ठ से संबद्ध कुल फ्लक्स। गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ मतलब क्या हो गया, हमारे पूरे बेलन। गॉसियन पृष्ठ से संबद्ध कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स अगर इसको हम फाई ई से दर्शाएं तो कितना होगा, केवल और केवल इतना होगा जो वक्र पृष्ठ से संबद्ध है।
क्यों? क्योंकि समतल पृष्ठों का क्या हो गया? 0 हो गया, अभी हम लोगों ने देखा था। तो कितना हुआ ये? E इंटू 2πr_l, ये हुआ। अब देखिए, किंतु गॉस की थ्योरम क्या कहती है? किंतु गॉस की प्रमेय से गॉस की प्रमेय क्या कहती है? गॉस की प्रमेय कहती है कि जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा? घेरे गए आवेश का 1/ε0 गुना होगा। तो गॉस के थ्योरम के हिसाब से फाई कितना होना चाहिए? q/ε0। लेकिन हमने जो निकाला फ्लक्स वो कितना आया है? इतना। तो ये दोनों एक ही राशि को दिखा रहे हैं ना, फाई फाई, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, इसको इक्वेशन सेकंड मानिए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, 1 व 2 से क्या बात सामने आई? E इंटू 2πr_l इज इक्वल टू q/ε0। ठीक, q/ε0। अच्छा, अगर हम मान लें कि ये जो हमारा आवेशित तार है, इस पर आवेश का रेखीय घनत्व जो है वो लैम्डा है। आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा है, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे लैम्डा बराबर q/l, या क्या लिखेंगे? q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल, ये लिखेंगे। तो ये जो q की वैल्यू आई हमको लैम्डा इंटू एल, इसको उठा के हम इस इक्वेशन में रखेंगे। अब रखने पे क्या आएगा उसको मैं यहां लिखता हूं, शायद दिख रहा होगा आप लोगों को। तो यहां से आएगा E इंटू 2πr_l इज इक्वल टू लैम्डा l/ε0। ठीक, अब देखिए L से L कैंसिल हो गया, देन E बराबर, हमको E बराबर क्या मिल गया? ध्यान से देखिए, E बराबर क्या मिल रहा है हमको? ये पूरा का पूरा क्वांटिटी नीचे आ गया, λ/2πε0 इंटू आर। ठीक, 2πε0 इंटू आर। अच्छा, ये चाहे तो आप डायरेक्टली ऐसे ही फार्मूला ले लीजिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अधिकतर हम लोगों की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें फार्मूले हम लोग कैसे याद करते हैं? 1/4πε0। यहाँ पे 2πε0 आया तो 2 को 4 बना लीजिए, आसान रहेगा। क्योंकि आपने मान किसका याद किया है? 1/4πε0 कितना? 9 × 10⁹ फर्स्ट चैप्टर में, याद करिए। तो इसको हम लोग उसमें चेंज कर ले रहे हैं। ठीक, तो क्या करना होगा? 2 से ऊपर नीचे गुणा करना होगा, तो 2 से गुणा कर लीजिए, 2λ/4πε0 r, या ऐसे लिख लीजिए E इज इक्वल टू 1/4πε0 2λ/r। तो ये क्या है? ये एक अनंत लंबाई के सीधे चालक तार के कारण उससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र है। ये सूत्र हमने कैसे प्राप्त किया है? ये हमने प्राप्त किया है गॉस की प्रमेय का प्रयोग करते हुए। आप लोग इसको ध्यान से देखिए, गॉस के प्रमेय का प्रयोग करके ज्ञात करने के लिए पूछा जा सकता है आपसे। अब एक और एप्लीकेशन है इसका जो कि आपसे पूछा जा सकता है, उसको हम लोग देखेंगे। ये शायद आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो पूछिएगा, फिर समझा दिया जाएगा। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, एक और है कि अगर कोई चादर हो, अचालक चादर, और वो आवेशित हो, तो उसके कारण उससे किसी दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो चलिए उसको देख लेते हैं। दूसरा एप्लीकेशन, एक समान रूप से आवेशित अचालक चादर के कारण क्या ज्ञात करेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान दीजिएगा शब्दों पे। चादर हमारी कैसी है? अचालक है, सुचालक नहीं है या चालक नहीं है। ठीक, तो उसके नाते हम लोग ज्ञात करने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। कहा क्या जा रहा है बेसिकली आपसे? मान लीजिए हमारे पास एक चादर है, ऐसे करके, ऐसे, और ये अचालक है और ये आवेशित है। आवेशित होने का मतलब इस पे चार्ज है, ऐसे आवेश है ये पूरा इस पे अच्छे से। मान लीजिए कि इस पे आवेश की कुल मात्रा Q है और इस पे आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है वो है कितना? एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन ही सिग्मा। और इस चादर का जो क्षेत्रफल है वो हम लोग मान लेते हैं कैपिटल A।
ठीक है, इस चादर का जो टोटल क्षेत्रफल है वो हम मान लेते हैं कैपिटल ए। क्या क्या चीजें हमने मानी, ये एक चादर है, इस पे कुल आवेश कितना है स्मॉल क्यू, इसका क्षेत्रफल कितना है कैपिटल ए, और इसका आवेश पृष्ठ घनत्व कितना है सिग्मा। सिग्मा बराबर क्या होता है याद करिए, सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू अपॉन ए, याद होगा आप लोगों को। मान लीजिए इस चादर से आर दूरी पर यहाँ पे एक पॉइंट है पी,